सो हेलो एवरीवन, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डेली करंट अफेयर्स की क्लास में। और आज साथियों आप लोगों की 27 जनवरी। लेकिन साथियों आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे, 26 और 27 जनवरी के। क्योंकि साथियों कल आप लोगों की करंट अफेयर्स की क्लास नहीं आई थी, तो आज की क्लास के अंदर हम लोग 2 दिन के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को देखेंगे। और आज की क्लास साथियों आपकी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी रहने वाली है। आज की क्लास से आपको डेफिनेटली एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा, तो सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले एक बार मैं आपको 25 जनवरी के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को क्विकली रिवाइज करा देता हूँ, मात्र 2 मिनट के अंदर ही। उसके बाद हम लोग आज के प्रश्नों की ओर बढ़ेंगे। तो जैसा कि साथियों याद करिए, लास्ट क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भी टाटा स्टील चेस 2025 में 72 सालों के भी मैराथन मैच में जो गुकेश दमार्जू है, इनको भी किसको हराया था? तो बीसेंट कीमर को। फिक्की फ्रेम के मैंने आपको पहले ब्रांड एम्बेसडर बताए थे, ये भी किस अभिनेता को बनाया गया था? और आयुष्मान खुराना को। तीसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, इनके द्वारा लॉन्च की गई भी उन्नत जो युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली है, इसका नाम क्या है? तो संजय। 23 जनवरी को भी जो माइकल मार्टिन है, इन्होंने किस देश के दूसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी? तो आयरलैंड के। अमेरिका के जो खुफिया विभाग है, इसके भी जो नए प्रमुख है, ये कौन बने हैं? तो जॉन रेडक्लिफ। ऑस्कर 2025 में बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म श्रेणी में जो नामांकन है, ये किसने हासिल किया था? तो अनुजा मूवी ने। 2025 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार ये किस संगठन को दिया गया था? तो इनकोइस संगठन को। राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका हर साल 24 जनवरी को मनाया जाता है। अभी जो सरला एविएशन है, इसने भारत का पहला ई विटोल एयर टैक्सी किस नाम से लॉन्च किया है? तो ये कैसा था? शून्य नाम से। लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले विश्व के पहले प्रवक्ता अभी कौन बन गए? तो ये बने साथी राकेश कादियान। इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया के मैंने आपको अध्यक्ष बताए थे, जो कि धनंजय सिंह बने हैं। और लास्ट क्वेश्चन बार बार बताया था मैंने आपको कि किसने भी राजस्थान और भारत पाकिस्तान सीमा पर जो ऑपरेशन सरद हवा है, ये शुरू किया था? तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने। आई होप साथी को 25 जनवरी के जितने भी मैंने आपको करंट अफेयर्स के प्रश्न पढ़ाए थे, वो सारे के सारे क्लियर होंगे। अब बढ़ते हम लोग आज के प्रश्नों की ओर। तो आज का पहला ही क्वेश्चन साथ आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस पे तो आप लोग डबल स्टार मार्क कर लीजिए। आप लोग उससे पूछ रहा है कि भाई ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में जो महिला सिंगल का खिताब है, यह भी किसने जीता है? क्योंकि साथियों इन्होंने पहली बार जीता है, और ये जीता है अमेरिका की मेडिसन कीज ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। पहले साथियों आप लोग इमेज में देखिए मेडिसन कीज को। ये नहीं आपके सामने इमेज में मेडिसन कीज। और इन्होंने अभी क्या है कि पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला सिंगल का खिताब जीत लिया है। और इन्होंने दोस्तों हराया किसको है? तो जिनको आप बगल में देख पा रहे हैं, ये बेलारूस की आरेना सबलेंका है, और इन्हीं को हराकर इन्होंने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में महिला सिंगल का खिताब जीता है। अब इसी के साथ साथ ही पुरुष सिंगल की भी बात कर लेते हैं कि पुरुष सिंगल का खिताब किसने जीता है। तो ये आप लोग जो इमेज में देख पा रहे हैं, ये इटली के यानिक सिनर है, और इन्होंने भी लगातार दूसरी बार ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीत लिया है। इन्होंने साथ ही पिछले साल भी जीता था ऑस्ट्रेलियन ओपन का खिताब। अब एक बार आप लोग आगे देखिए यदि आप लोगों से ये पूछे कि जो इटली के यानिक सिनर है, इन्होंने किसको हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में पुरुष सिंगल का खिताब जीता है? तो जर्मनी के अलेक्जेंडर जेवरेव को। और एक क्वेश्चन दोस्तों और रिलेट करिए, जो कि मैंने आपको अभी पढ़ा है इसी हफ्ते, कि जो नोवाक जोकोविच है, ये सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। अब ये तो कोई साथ 2025 वाले ग्रैंड स्लैम की बात। अब एक बार मैं आपको 2024 वाले सारे के सारे ग्रैंड स्लैम और रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि यहां से भी दोस्तों क्वेश्चन आप लोगों से पूछ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले दोस्तों याद रखिएगा आप लोग कि एक साल में 4 ग्रैंड स्लैम आयोजित किए जाते हैं। और सबसे पहले कौन सा आयोजित किया जाता है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन। इसके बाद आयोजित किया जाता है फ्रेंच ओपन। फिर आयोजित किया जाता है विंबलडन ओपन, और सबसे आखिरी में यूएस ओपन आयोजित किया जाता है। और ये और पूछता साथियों कि इनमें से सबसे जो पुराना ग्रैंड स्लैम है, ये कौन सा है? तो याद रखेंगे विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है, जिसकी शुरुआत कब हुई थी? तो 1877 के अंदर। और ये और याद रखिएगा
कि ये जो ग्रैंड स्लैम है ये किस कोर्ट पर खेले जाते हैं। तो सबसे पहले साथियों याद रखेंगे जो ऑस्ट्रेलियन और यूएस ओपन है, ये दोनों के दोनों जो ग्रैंड स्लैम है ये खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। फ्रेंच ओपन आप लोगों को खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, यानी कि लाल मिट्टी के मैदान पर। और जबकि विंबलडन ओपन की बात करें तो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, यानी कि घास के मैदान पर। अब बात करते हैं हम लोग 2024 वाले ग्रैंड स्लैम के बारे में। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करते हैं। तो इटली के ये यानिक सिनर ने जीता था पुरुष एकल का खिताब। और जबकि महिला एकल का खिताब किसने जीता था, तो ऑस्ट्रेलिया की बेलारूस के आराना सबालेंका ने। और इसी से साथ ही रिलेट करके याद रखिएगा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ऑस्ट्रेलियन ओपन जो यूएस ओपन है ये दोनों के दोनों हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। और हार्ड कोर्ट पर खेले जाने वाले जो टाइटल है ये दोनों के दोनों किसने जीते हैं, तो दोनों के दोनों जो पुरुष एकल और महिला सिंगल का खिताब है ये सेम खिलाड़ी ने जीता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। अब दूसरा जो इसमें ग्रैंड स्लैम है ये फ्रेंच ओपन। तो फ्रेंच ओपन में भी दोस्तों पुरुष एकल का खिताब ये स्पेन के कार्लोस अलगराजा ने जीता है। और जबकि साथ जो विंबलडन ओपन में पुरुष सिंगल का खिताब है ये भी स्पेन के कार्लोस अलगराजा ने जीता है। खाली आप लोगों के साथ इसमें महिला एकल का खिताब अलग से याद रखना है। जैसे कि महिला एकल का जो खिताब है पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने जीता है फ्रेंच ओपन में। और जबकि विंबलडन ओपन में महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो ये बारबोर क्रिजकोवा ने जीता है। और बाकी के साथ जो ग्रैंड स्लैम है सेम है जो मैं आपको बता चुका हूं। अब एक बार साथियों आप लोग आज के ज्ञान के अंदर और देखिए, आगे देखिए। अब बात कर रहे हैं तो हम लोग इटालियन ओपन 2024 के बारे में। तो इटालियन ओपन 2024 में यदि आप लोगों से महिला सिंगल का खिताब पूछे कि ये किसने जीता है, तो ये याद रखेंगे दोस्तों पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने जीता है। इटालियन ओपन 2024 में पुरुष सिंगल का खिताब यदि आप लोगों से पूछे तो अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता है। और अभी किसने पहली बार WTA फाइनल में महिला एकल का खिताब जीता था, तो ये जीता था कोको गॉफ ने, जो कि यूएस की है। अब बात करते हम लोग मियामी ओपन के बारे में। और तो मियामी ओपन 2024 में यदि महिला एकल का खिताब पूछिए आप लोगों से तो ये किसने जीता था, और डैनियल कॉलिंस ने। मियामी ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब यदि आप लोगों से पूछ रहे तो इटली के यानिक सिनर ने जीता है। और जबकि मियामी ओपन 2024 में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है, क्योंकि युगल का खिताब साथ ही इंपॉर्टेंट है, ये भारतीय ने ही जीता था। किसने, तो रोहन बोपन्ना और मैथ्यू एबडन की जोड़ी ने। अब बढ़ते हम लोग आज के दूसरे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो दूसरा प्रश्न है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे भी आप लोग स्टार मार के कर लीजिए। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दुनिया के 31वें वेटलैंड मान्यता प्राप्त शहरों की सूची में अभी किन शहरों को शामिल किया गया है। तो ये दोस्तों दो शहरों को शामिल कर लिया है, एक तो राजस्थान के उदयपुर को और दूसरा मध्य प्रदेश के इंदौर को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। अब इस प्रश्न के बारे में भी आगे समझिए। देखिए साथियों पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने वाले जो अंतरराष्ट्रीय संस्थान है रामसर, जो कि ईरान के अंदर है, इसके द्वारा भी शनिवार को 31 वेटलैंड शहरों की सूची जारी की गई थी। और इनमें साथियों उन शहरों को सम्मानित किया गया जो अपने वेटलैंड का संरक्षण करने के साथ साथ शहरी विकास में भी योगदान देते हैं। और दो शहर कौन कौन से हैं जिनको शामिल किया है, तो पहली बार देश में दो शहरों को शामिल किया है। एक तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना था 7वीं बार, जो कि इंदौर मध्य प्रदेश का। और दूसरा जो झीलों का शहर है राजस्थान को उदयपुर, इसको। अब एक बार दोस्तों आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और देखिए, एक बार दोस्तों आप लोग इस लिस्ट को देखिए, यहाँ से भी आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा। देखिए अभी याद करिए, मैंने आपको 43वां रामसर साइट बताया था, जो कि असम का क्या कौन सा बना था, तो असम का मोहितदम बना था। 42वां यदि आप लोगों से पूछे तो कर्नाटक का होलसेल का मंदिर बना था। और 41वां कौन सा बना था, तो पश्चिम बंगाल का शांति निकेतन। अभी याद करिए मध्य प्रदेश का जो ओरछा शहर है इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यूनेस्को ने भी उड़ीसा राज्य के तटीय गांव को क्या है कि सुनामी रेड्डी के रूप में मान्यता दी थी। और यूनेस्को ने भी पश्चिम बंगाल के शीर्ष विरासत पर्यटन स्थल भी घोषित किया था। ये क्वेश्चन मैंने आपको रिसेंटली पढ़ा है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के तीसरे प्रश्न की ओर। आज का तीसरा क्वेश्चन आप लोगों से दोस्तों पूछ रहा है, कभी मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का जो खिताब है यह भी किसने जीत लिया है। ये जीता साथी इनियान पन्नीर सेल्वम ने। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। देखिए भारतीय जो ग्रैंड मास्टर है इनियान पन्नीर सेल्वन, इन्होंने भी मलेशिया में 9वें जोहर इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया है। और ये है कहां के साथियों, तो तमिलनाडु के ईरोड के, ये 22 वर्षीय खिलाड़ी है। और इन्होंने 9 बाजियों में 8.5 अंक हासिल किए। और इन्होंने इस दौरान क्या है कि 4 अंतरराष्ट्रीय मास्टर और एक ग्रैंड मास्टर को भी हराया।
पन्नीर सेल्वम इनियाल की बात करें तो फाइट के दौरान ग्रैंड मास्टर की जो उपाधि है इससे भी सम्मानित हो चुके हैं ये, और सम्मानित होने वाले 72 के 71वें खिलाड़ी थे। इसके अलावा दूसरे और तीसरे स्थान पर बात करें तो दूसरे स्थान पर भारत के अंतर्राष्ट्रीय जो मास्टर है BS राहुल, ये दूसरे स्थान पर है, और जबकि तीसरे स्थान पर चीन के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर जिनका क्या नाम है तो ली वो, यह तीसरे स्थान पर। अब एक बात दोस्तों लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, याद करें दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर ही पढ़ाया था ये क्वेश्चन, और आज भी मैंने आपको रिवाइज करा दिया कि अभी टाटा स्टील सतन टूर्नामेंट 2025 में जो गुकेश दमार जो है इन्होंने भी जर्मनी की बीसेंट कीमर को 72 सालों के मैच में हराया था। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के चौथे प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो चौथा प्रश्न है या अपॉइंटमेंट से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि भाई गुजरात का जो नया मुख्य सचिव है ये किसे नियुक्त किया गया है। ये बनाया साथियों पंकज जोशी को। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर बी। जिनको साथियों आप इमेज में देख पा रहे हैं ये आपके सामने पंकज जोशी हैं, जिनको भी गुजरात का नया मुख्य सचिव बना दिया। और पंकज जोशी की बात करें तो 1989 बैच के या IAS अधिकारी हैं, जबकि दोस्तों इन्होंने स्थान किसका लिया है तो राजकुमार का इन्होंने स्थान लिया है। अब ये दोस्तों मुख्य सचिव से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में देखिए, ये भी अभी राज्यों के नए मुख्य सचिव बने थे, तो एक बार हम लोग इनके बारे में देख लेते हैं। जैसे कि धर्मेंद्र कुमार का नाम याद करिए, इनको दिल्ली का नया मुख्य सचिव बनाया गया था। अमृतलाल मीणा की बात करें तो बिहार के मुख्य सचिव बने थे। शारदा मुरलीधरन की बात करें केरल की मुख्य सचिव बनी थी। KP जो सिन्हा है ये पंजाब के 43वें मुख्य सचिव बने थे। और अभी खिल्लीराम मीणा का नाम और बताया था मैंने आपको, इनको भी मिजोरम का नया मुख्य सचिव बनाया गया। अब आज का आप लोग पांचवा प्रश्न, आज का साथ आप लोगों का जो पांचवा क्वेश्चन है ये भी आज की क्लास का आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस पे तो आप लोग डबल स्टार मार के कर लीजिए। देखिए भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी है, और इसी से संबंधित ये आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभी वर्ष 2025 में ऐसे कितने लोग हैं जिनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण दिया गया है। तो इस बार साथ ही 7 ऐसे लोग हैं जिनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण से सम्मानित किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। अब इस प्रश्न के बारे में आप लोग आगे समझिए। देखिए भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने कहा है कि 25 जनवरी 2025 को ऐसे 139 व्यक्ति हैं जिनको पद्म पुरस्कार दिया है, और इस सूची में अगर बात करें तो 7 ऐसे लोग हैं जिनको भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि पद्म विभूषण दिया है। 19 लोगों को दिया गया पद्म भूषण पुरस्कार जो कि भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, और जबकि 113 ऐसे लोग हैं जिनको पद्मश्री पुरस्कार दिया है, और ये भारत का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब पुरस्कार पाने वालों में आप लोगों को साथ ये और याद रखना है कि कितनी महिलाएं शामिल हैं, तो 30 तो महिलाएं हैं। मरणोपरांत कितने व्यक्तियों को दिया है तो 13 व्यक्तियों को, और जबकि विदेशी और NRI श्रेणी में बात करें तो 10 व्यक्तियों को ये पुरस्कार मिला है। अब खाली दोस्तों आप लोगों को यह और याद रखना है कि जो पद्म विभूषण पुरस्कार है ये जो 7 व्यक्तियों को दिया है ये कौन कौन है। बाकी के साथियों आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी में खाली आप लोग इतना ही याद रखिएगा कि 113 लोगों को पद्मश्री दिया गया है, 19 लोगों को दिया है पद्म भूषण, और 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया है। बीच में साथियों जो भी नाम इंपॉर्टेंट बनेगा वो आपको क्लास में कवर कराते हुए चलूंगा, लेकिन फिलहाल के लिए दोस्तों आपको इतना ही याद रखना है, बाकी के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। खाली आप लोग पद्म विभूषण पुरस्कार की बात करें तो इसमें दुब्बुरु जो नागेश्वर रेड्डी हैं ये तेलंगाना के हैं, उनको मेडिसिन के क्षेत्र में दिया है। जगदीश सिंह खेर की बात करें तो ये दोस्तों चंडीगढ़ के हैं और इनको सार्वजनिक मामले में दिया है। कुमुदनी रजनीकांत लाखिया की बात करें तो ये गुजरात के हैं, उनको दिया कला के क्षेत्र में। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम का नाम याद करिए, ये कर्नाटक के, इनको कला के क्षेत्र में दिया है। AT वासुदेव नायर की बात करें तो इनको दिया मरणोपरांत, ये दोस्तों केरल के हैं, इनको साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में दिया है। ओसामा सुजुकी का नाम आप लोग याद करिए, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था, और ये जापान के हैं, इनको भी मरणोपरांत दिया है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में। और जबकि साथ ही शारदा सिन्हा का नाम, ये नाम मैं आपको इतनी बार रिवाइज करा चुका हूं, ये अपने फेमस छठ गानों के लिए फेमस थी, और ये बिहार के, इनका भी हाल ही में निधन हुआ था, और इनको मरणोपरांत दिया है कला के क्षेत्र में। तो फिलहाल साथी आप लोग इन्हीं नामों को याद रखिएगा। बाकी 19 पद्म भूषण पुरस्कार दिए हैं, ये साथी पूरी की पूरी लिस्ट है,
लेकिन अभी दोस्तों आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बीच में जो भी नाम इंपॉर्टेंट बनेगा वो आपको क्लास में ही बताते हुए चलूंगा, तो फिलहाल आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के छठवें क्वेश्चन की ओर। आज का छठवां क्वेश्चन साथियों आप लोगों से पूछ रहा है कि जो राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन है इसका जो आयोजन है यह भी किस शहर में किया जाएगा। तो इसका दोस्तों जो आयोजन है ये भी गुजरात के गांधीनगर में किया जाना है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर डी। और आयोजन साथियों कब से लेकर कब तक किया जाएगा, तो 30 और 31 जनवरी को। और इसका दोस्तों उद्देश्य क्या है, तो डिजिटल तकनीकों का उपयोग कर जो सार्वजनिक सेवाएं इनकी गुणवत्ता में सुधार करना। अब एक बार आप लोग प्रमुख सम्मेलन के बारे में देखिए, याद करिए अभी मैंने आपको पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन के बारे में बताया था जो कि गुजरात में आयोजित किया जाएगा। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन याद करिए, इसका 85वां सत्र है, यह भी 20 और 21 जनवरी को बिहार की राजधानी पटना में आयोजित किया जा रहा है। और 55वीं मैंने आपको वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक बताई थी जो कि अभी 20 और 24 जनवरी को आयोजित की गई थी। कहां पर, तो स्विट्जरलैंड के अंदर। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 7वें प्रश्न की ओर। आज का 7वां क्वेश्चन भी दोस्तों आप लोगों का इंपॉर्टेंट है और ये आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी दक्षिण अमेरिका की सबसे जो ऊंची चोटी है जिसका नाम माउंट एकांगुआ, इस पर अभी किसने तिरंगा फहराया है। ये फहराया सत्य भावना ढेरिया ने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर है। अब इस प्रश्न के बारे में आगे समझिए। देखिए साथियों जो भावना ढेरिया है ये मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा की पर्वतारोही है और इन्होंने भी दक्षिण अमेरिका की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एकांगुआ इस पर तिरंगा फहराया। और इन्होंने दोस्तों ये जो उपलब्धि है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आयोजन की 10वीं सालगिरह के दौरान ही हासिल की है। माउंट एकांगुआ की यदि आप लोगों से ऊंचाई पूछे जो कि दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है, इसकी ऊंचाई है 6,961 मीटर। और अगर फीट में बात करें तो 22,837 फीट। अब एक बार एडिशनल इंफॉर्मेशन में और देखिए, ये क्वेश्चन दोस्तों मैं आपको कल ही पढ़ाया था और आज भी रिवाइज करा दिया। याद करिए कि जो राकेश कादियान है 21 साल की लगातार सर्विस और 45 की उम्र में लंदन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराने वाले विश्व के पहले पर्वतारोही बने थे। अब बढ़ते हैं हम लोग आज के 8वें क्वेश्चन। आज के साथ आपका जो 8वां क्वेश्चन है ये दिवस से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है ये प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो हर साल साथी जो नेशनल वोटर डे है ये आपका 25 जनवरी को मनाया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए साथी जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है ये 1950 के अंदर जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसकी स्थापना हुई थी और इसी कारण हर साल 25 जनवरी को क्या है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। यदि आप लोगों से ये पूछ ले कि पहली बार राष्ट्रीय जो मतदाता दिवस है ये कब मनाया गया था, तो 2011 के अंदर। और 2025 के लिए इसकी थीम क्या है, तो 2025 के लिए थीम है बोर्ड जैसा कुछ नहीं, बोर्ड जरूर डालेंगे हम। ये 2025 के लिए नेशनल वोटर डे की थीम है। अब पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में, उसके बाद मैं आपको जनवरी महीने के सारे डेज को रिवाइज भी करा दूंगा। तो सबसे पहले साथियों याद रखिएगा कि जो भारतीय निर्वाचन आयोग है इसमें एक तो होते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और दो होते हैं चुनाव आयुक्त। तो मुख्य चुनाव आयुक्त तो पूछ लिया आप लोगों से कि वर्तमान में कौन है, तो ये राजीव कुमार है। और चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसमें दो चुनाव आयुक्त होते हैं, एक है इसमें सुखवीर संधू और दूसरे कौन है, तो ज्ञानेश कुमार। अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है कि चुनाव आयोग से संबंधित है। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो। और जबकि मुख्य चुनाव आयुक्त को शपथ कौन दिलाते हैं, तो राष्ट्रपति। अभी साथियों जनवरी महीने के सारे महत्वपूर्ण दिवस है जो कि मैं अभी तक आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। जैसे कि 1 जनवरी को इस बार मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो ग्लोबल फैमिली डे और दूसरा मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि डीआरडीओ का स्थापना दिवस। 2 जनवरी को आपका हर साल वर्ल्ड इंट्रोवर्ट डे मनाया जाता है। फिर मैंने आपको 4 जनवरी को पढ़ाया था वर्ल्ड ब्रेल डे। 5 जनवरी को आपका नेशनल बर्ड डे मनाया जाता है यानी कि राष्ट्रीय पक्षी दिवस। 6 जनवरी से मैंने आपको 2 दिवस पढ़ाए थे, एक तो गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती और दूसरा विश्व युद्ध अनाथ दिवस। फिर मैंने आपको सीधा 9 जनवरी को पढ़ाया था प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को ही गांधी जी साउथ अफ्रीका से स्वदेश वापस लौटे थे। इसी कारण 9 जनवरी को हर साल प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को आपको बात करें तो विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। और इसी से रिलेट करके दोस्तों मैंने आप लोगों को बोला था
कि ये और याद रखिएगा कि राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया था, तो 14 सितंबर को। 12 अगस्त को बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया था। लेकिन राष्ट्रीय युवा दिवस की बात करें तो ये 12 जनवरी को मनाया था। इसके बाद मैंने 14 जनवरी को एक दिवस और पढ़ाया था कि आर्म फोर्स वेटरन डे मनाया था, क्योंकि साथियों भारत के जो पहले फील्ड मार्शल थे के.एम. करियप्पा साहब, ये 14 जनवरी को रिटायर हुए थे। और इसी कारण हर साल 14 जनवरी को आर्मी फोर्स वेटरन डे मनाया जाता है। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस मनाया जाता है। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप डे मनाया जाता है। इसके बाद 19 जनवरी को पढ़ाया था मैंने आपको एनडीआरएफ का रेजिंग डे। 23 जनवरी को मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पराक्रम दिवस। और कल मैंने आपको 24 जनवरी को पढ़ाया था राष्ट्रीय बालिका दिवस। अब बढ़ते हम लोग आज के 9वें प्रश्न की ओर। आज का दोस्तों आपको जो 9वां प्रश्न है ये सूचकांक से संबंधित है। आप लोगों से पूछ रहा है कि हाल ही में भी जारी नीति आयोग के पहले जो राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक है 2025, इसमें जो कौन सा राज्य है जो कि पहले स्थान पर है। तो इसमें साथियों उड़ीसा राज्य ने क्या है कि शीर्ष स्थान हासिल किया है। करेक्ट आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी। दरअसल साथियों भी नीति आयोग के क्या है कि जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है 2025 ये जारी कर दी गई है। और इसको जारी किसने किया है, तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पड़गड़िया ने। नीति आयोग की रिपोर्ट 2022-23 की बात करें तो वित्तीय वर्ष के आधार पर भारत के 18 प्रमुख राज्यों के जो राजकोषीय स्वास्थ्य है इसका आकलन करती है। अब हम लोग इसमें शीर्ष स्थान वाले राज्यों को देख लेते हैं। तो साथियों प्रदर्शन के आधार पर राज्यों को 4 समूह में बांटा गया और चारों समूह में आप लोगों को खाली पहले पहले जो स्थान पर राज्य उन्हीं का नाम याद रखना है। जैसे कि अचीवर राज्य श्रेणी में बात करें तो 1 से लेकर 5 रैंक तक के राज्यों को रखा है। उसमें ओडिशा ने पहला स्थान हासिल किया है। फ्रंट रनर की श्रेणी में बात करें तो इसमें 6 से लेकर 10 रैंक तक के रखे गए। इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर। परफॉर्मर में बात करें तो इसमें तमिलनाडु है पहले स्थान पर। और एस्पिरेशनल में बात करें तो इसमें केरल जो है ये पहले स्थान पर है। अब बात करते हैं हम लोग नीति आयोग के बारे में। तो नीति आयोग के साथ जो स्थापना है योजना आयोग के स्थान पर हुई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का मुख्यालय का है तो नई दिल्ली के अंदर। इसके जो अध्यक्ष है हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम। अब नीति आयोग के साथ पहले उपाध्यक्ष की बात करें क्योंकि पूछ लेता है तो ये अनवित पनगड़िया। और नीति आयोग के यदि आप लोगों से पहले सीईओ पूछे तो सिंधु सुरु खुल्लर है। अभी साथियों आज का आपका आखिरी क्वेश्चन है। आप लोगों से पूछ रहा है कि अभी महिला हॉकी लीग 2024-25 का जो खिताब है ये अभी किसने जीता है। तो इस साथ मैं ऑप्शन में करेक्शन कर दूंगा। याद रखिएगा कि अभी महिला हॉकी लीग 2024-25 का जो खिताब है ये उड़ीसा वॉरियर ने जीता है। और उड़ीसा वॉरियर ने यदि आप लोगों से पूछे कि हराया किसको है तो इसने सुरमा हॉकी क्लब को हराया। और जबकि साथ उसका जो आयोजन है ये किया कहां पर गया था, तो ये जो मुकाबला है ये रांची के अंदर जो मरांग गोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम है यहीं पर खेला गया था। अब एक बार आप लोग एडिशनल इन्फॉर्मेशन में और देखिए। याद करिए दोस्तों अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो विजय हजारे ट्रॉफी है 2024-25 का खिताब ये किसने जीता है, तो कर्नाटक ने 5वीं बार जीता था। और भारतीय भी महिला और पुरुष टीम ने क्या है कि जो खो खो वर्ल्ड कप है 2025 इसका खिताब जीता है। दोनों में साथ ही भारत ने जीता है, चाहे पुरुष की बात करें या फिर महिला की। जबकि दोनों में हराया किसको है, तो नेपाल को ही हराया है। अब ये दोस्तों आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि भाई भारत सरकार ने जो अटल इनोवेशन मिशन है इसकी जो अवधि है ये कब तक के लिए बढ़ा दिया है। क्योंकि साथ ही नीति आयोग की एक पहल है। आप लोगों को मुझे ये बताना है कि जो अटल इनोवेशन मिशन है इसकी अवधि को कब तक के लिए बढ़ा दिया है। इस प्रश्न का आंसर मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा। और एक बात तो साथियों इस क्लास की जो PDF है ये आप लोगों को हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप से PDF को डाउनलोड कर एक बार इन क्वेश्चनों को सोने से पहले रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। अब हम जल्दी मिलेंगे अगली क्लास के साथ ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।